नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं, जहां टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से होकर हावड़ा स्टेशन तक जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 4 के पास बेपटरी हो गई। ट्रेन की एक बोगी बेपटरी होने के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन के बेपटरी होने के बाद जोरदार आवाज हुई। सेक्शन टूटने की वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं। हादसे के बाद तत्काल रेस्क्यू टीम ने पटरी को ठीक किया और काफी मशक्कत के बाद ट्रेन को पटरी पर लाया गया। करीब 3.5 घंटे बाद ट्रेन रवाना हुई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार ये हादसा हुआ है। ट्रेन बेपटरी हो गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको जमशेदपुर टाटा नगर की दिखा रहे हैं। वहां पर काफी मशक्कत के बाद सभी रेल कर्मचारी वहां पर मौजूद रहे और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन को फिर से पटरी पर लाया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार छत्रपति शिवाजी टर्मिनल गया। मुंबई हावड़ा साप्ताहिक ट्रेन बेपटरी हो गई। उसका जो लास्ट व्हीकल है उसका अगला कोच का लास्ट बोगी 2 चक्के डिरेल हुए और उसका कॉज अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैंने बहुत ही हाई लेवल कमेटी डिवीजन का हाईएस्ट जे ग्रेड होता है उसको मैंने ऑर्डर किया है। और अभी तक मेरे नोटिस में प्राइमा फेसी यही निकल के आ रहा है कि कुछ ट्रैक सर्किट का इलेक्ट्रॉनिक्स फेलियर चल रहा था, उसी में कुछ मल फंक्शनिंग पॉइंट का हुआ। ईश्वर की कृपा से सभी लोग एकदम नॉर्मल ठीक थे और सबको फाइनली हमने ट्रेन को भी 1 घंटे में दूसरा SLR लगा के गार्ड के साथ गाड़ी को प्रॉपरली 18:40 पे रवाना कर दिया। वहीं धनबाद के गोवंदपुर के कांड्रा इंडस्ट्रियल एरिया में डीसी ने कोयला डिपो में छापेमारी की है। छापेमारी के बाद कोयला माफिया में हड़कंप मचा है। छापेमारी से पहले ही दर्जनों कोयला लदा ट्रक को मौके से रवाना कर दिया गया। संचालक डिपो का ताला बंद कर फरार हो गया है। पुलिस ने भारी मात्रा में मौके से अवैध कोयला जब्त किया है। छापेमारी में 300 टन कोयला समेत 2 दर्जन बेलचा, टोकरी और सीढ़ी बरामद हुई है। माइनिंग विभाग की जो टीम है उनको कि मेजरमेंट वगैरह करके कितना कोयला है, क्या है, उनके बाकी अगर कोई कागजात वगैरह वो प्रोड्यूस करते हैं तो उसका सत्यापन करें और FIR दर्ज करते हुए सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स जो इसमें संलिप्त होंगे उनको चिन्हित करते हुए सख्त कार्रवाई इंश्योर की जाएगी। वहीं धनबाद में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। झरिया में बाइक सवार ने महिला को टक्कर मार दी, लेकिन घायल महिला को ले जाने के लिए किसी ने इंसानियत नहीं दिखाई। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल तक ले जाने के लिए परिजनों को ठेले का सहारा लेना पड़ा। परिजन ठेले पर घायल महिला को लादकर अस्पताल ले गए। जिले में 108 एम्बुलेंस की सेवा जरूर है, फिर भी ठेले का सहारा लेना पड़ा। बड़ा सवाल यह है कि अगर 108 एम्बुलेंस की सेवा का फायदा जरूरतमंदों को नहीं मिल पाए तो ऐसी व्यवस्था का क्या फायदा। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पहली दफे इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आई है, बल्कि इससे पहले कई दफे इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी है जो इंसानियत को तो शर्मसार करती ही हैं और साथ ही साथ जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। बैग से चोट लगी है। किसको? नाक लगी, वही दर्द है, कमर में दर्द है, वही इलाज कराने के लिए तो बाइक वाला पकड़ाया? नहीं तो देखे नहीं आप लोग? बाइक वाला देखे। एम्बुलेंस नहीं मिला था? ना एम्बुलेंस को फोन किए थे? नहीं किए, हम आधे हैं। और कोडरमा की बेटी शमा परवीन का एक बार फिर से नया वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो के जरिए वो लोगों को बता रही है कि उसके गांव का एक ढिबरा स्क्रैप मजदूर जो बहुत ज्यादा बीमार दिख रहा है, उसके पास खाने के लिए या इलाज करवाने के लिए पैसे तक नहीं है। इस वीडियो में शमा डीसी साहब से अनुरोध करती दिख रही है कि प्रदीप तुरिया का इलाज करवाने में सहायता करें और अगर उस व्यक्ति को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार सरकार होगी। आपको बता दें कि शमा प्रवीण कोडरमा के डोमचांच प्रखंड स्थित ढोड़ा कोला की रहने वाली है, जहां गांव के लोग ढिबरा का अवशेष चुनकर और बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं।
मैं समा परवीन, मैं मीडिया के माध्यम से आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज हमारे गांव में एक आदमी बहुत जोरों से बीमार है जिसका नाम प्रदीप तुरिया है। ना ही इसके पास खाने का पैसा है, ना ही इसके पास इलाज करवाने का पैसा है, क्योंकि ये भी डिबरा चुनकर अपने परिवार वालों को पालन पोषण करता था। क्योंकि आज डिबरा बंद हो जाने के कारण इसके पास पैसा नहीं है जो यार इलाज करवाने के लिए तिलैया या रांची जा सके। क्योंकि हमारी सरकार सोई हुई है। मैं डीसी साहब से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप इस गरीब मजदूर का जल्द से जल्द इलाज करवाएं, क्योंकि इस मजदूर के पास पैसा नहीं है जो इलाज करवाने के लिए कहीं बाहर जा सके। ये मजदूर इतनी खराब हालत में है कि कोई जवाब नहीं। इसके इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये खाने के लिए ये अपने बच्चों के कहां से खाने के लिए खाना लाए। ये मजदूर को अगर कुछ भी तरह का दिक्कत होगी तो इसका जिम्मेवार सरकार होगी। वहीं झारखंड को केंद्र की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। अमृत 2.0 में झारखंड सरकार की सभी योजनाओं को केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल गई है। केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वीकृति दी है। अमृत 2.0 के तहत योजनाओं की स्वीकृति में झारखंड पहला राज्य बन गया है। इसके तहत राज्य के 16 नगर निकायों की जलापूर्ति योजनाओं को गति मिलेगी। 16 में से 10 नगर निकाय में अब तक कोई जलापूर्ति योजना नहीं है। आपको बता दें कि देश के 500 शहरों में अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 का संचालन हो रहा है। पहले चरण में 6 राज्यों ने प्रस्ताव भेजा था। झारखंड पहला राज्य है जिसके सभी योजनाओं को स्वीकृति मिली है। इस योजना के तहत राज्य के 16 नगर निकायों में 1,90,000 घरों को टैप वाटर के रूप में निःशुल्क जल देने की योजना है। इस योजना से 9 लाख से भी ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। और चतरा से बीजेपी सांसद सुनील कुमार सिंह ने आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कश्मीर के हिंदू विस्थापितों का मामला उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुआ है उसकी जांच की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उन्होंने बताया कि कश्मीर में बड़े स्तर पर कश्मीरी पंडितों को नरसंहार किया गया है। खास करके 84 से 89 के बीच ये मांग करता हूं भारत सरकार से कि कश्मीर के हिंदू विस्थापितों के साथ 80 और 90 के दशक में जो हुआ है उसकी जांच कर जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए। और ख़ास करके 84 से 89 के बीच जब देश में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उन्होंने जब वहाँ जगमोहन को बनाया और उस बीच जो 87 का चुनाव हुआ, जिस 87 के चुनाव को जम्मू कश्मीर में रीक किया गया, जिसके चलते वहाँ अराजकता फैली और मास स्केल पर कश्मीर में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ और जेनोसाइड हुआ, जिसमें सिखों का भी जेनोसाइड हुआ। हूँ कि कश्मीर के विस्थापितों को, खास करके कश्मीरी हिंदू और सिखों का जो जेनोसाइड हुआ है उस पर फिर से कार्रवाई करें और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि लोगों का भारत के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास बन सके। वहीं झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक रांची में हुई। केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। कोयला खदानों के मजदूरों द्वारा आगामी 28 और 29 मार्च में भारत बंद का निर्णय लिया गया। उसी मामले को लेकर झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन की बैठक बुलाई गई। बैठक में भारत बंद को समर्थन करने का निर्णय लिया गया है। ये केंद्र सरकार के मजदूर किसान विरोधी नीति के खिलाफ में ये बंद है। उसमें झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन की भूमिका क्या होगी, किस तरह से हम सहयोग करेंगे, किस तरह से मजदूरों को उनका हक दिलाएंगे, किस तरह से किसानों को उनका हक दिलाएंगे, इन सारे विषयों पर चर्चा हो रही है। और उस बंद को कैसे सफल किया जाए उसकी भी रणनीति आज हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। झारखंड में निषाद जाति और उसकी उपजाति को ST/SC का दर्जा देने की मांग की है। सदन में अनंत ओझा ने प्रश्नकाल में ये मुद्दा भी उठाया। ये जो निषाद वंशी समाज है, केंद्र सरकार के अंदर उसको अनुसूचित जाति का दर्जा देने की प्रक्रिया चलती रहेगी, तब तक क्या राज्य सरकार अपने यहाँ के नियोजनों में या इस प्रकार की सरकारी सुविधाओं में उस समाज को बराबरी में खड़ा करने के लिए क्या वो दर्जा दे करके उसको अपग्रेड करने की दिशा में काम करेगी?
वहीं रोजगार के लिए झारखंड से दूसरे देश या प्रदेश का रुख करने वाले मजदूरों की मौत पर सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब मजदूरों की मौत के बाद उनके शव को लाने का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। साथ ही मृतक श्रमिकों के परिजनों को राज्य सरकार 1 लाख रुपए का मुआवजा भी देगी। अध्यक्ष महोदय, जो श्रमिक राज्य के बाहर, देश के बाहर कहीं भी काम कर रहा हो, उनके साथ चाहे बीमार हो या किसी फैक्ट्री में हादसा हो जाए तो उनका शव लाने की जिम्मेवारी और उनको समान कम से कम 1 लाख रुपया राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है अध्यक्ष महोदय, और हम लोग देते हैं अध्यक्ष महोदय। और अगली खबर गोड्डा से, जहां पड़ैया हाट में माउंट एसीसी स्कूल के खिलाफ अभिभावक लगातार गोलबंद हैं। अभिभावक कभी शिक्षा पदाधिकारी, बीओ, सीडब्ल्यूसी और एसडीओ गोड्डा के पास शिकायत करते नजर आ रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल मनमानी तरीके से फीस वसूली कर रही है। स्कूल की फीस नहीं देने पर बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा। स्कूल प्रबंधन पर फीस नहीं देने पर मेंटली टॉर्चर करने का आरोप है। अभिभावकों का ये भी आरोप है कि बच्चों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या कम है, और इधर स्कूल के प्रिंसिपल ने सारे आरोपों को बिल्कुल बेबुनियाद बता दिया। जब 10-15 मिनट वेट कर लिया, उसके बाद फिर गया, क्या हुआ फादर? तो फादर बोलते हैं कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, नाम नहीं है तो तुम लोग अपने गार्जियन के साथ घर चले जाओ। जबकि बच्चे आपके कहते टॉपर हैं क्लास के, उसके बावजूद ऐसी स्थिति इस तरह का है। अगर स्कूल में पढ़ाई होती है तो उसके समतुल्य हम फी देने के लिए हर हमेशा तैयार हैं। मुद्दा इसी बात का है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं है और उसकी शिकायत करने के बाद स्कूल प्रबंधन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करता है। इसी मुद्दे पर हम लोगों ने फ़ी देना बंद किया था कि इसको जब तक सुधार में नहीं लाया जाएगा कि शिक्षण व्यवस्था स्कूल का सही हो तो हम लोग फ़ी देंगे। हम लोग परेशान हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग वहाँ पर चाहे कि प्रिंसिपल के साथ एक बैठक कर लें, तो वो बैठक नहीं हो पाया इन्हीं मुद्दों पर कि आप फीस लें लेकिन बच्चे को अच्छे टीचर से पढ़ाएं, बच्चे को वहाँ पे व्यवहार अच्छा से करें। क्योंकि हम लोग स्कूल जाते हैं तो प्रिंसिपल से कभी मुलाकात का समय मांगे तो नहीं मिलता, और इसके अलावा बच्चे को और यहाँ तक कि गार्जियन को भी गाली दे के बात किया जाता है कि आप लोग गुंडा है। पड़ैयाहाट के माउंट एसीसी स्कूल के लिए के कुछ अभिभावक आए हुए हैं। उनके बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नति नहीं मिल पा रही है, इस वजह से उनका ग्रीवेंस आया है मेरे पास। मैंने अपने कोर्ट से नोटिस देने के लिए बोला है विद्यालय को, वो आएंगे, अपना पार्ट भी रखेंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने रेज किए हैं। वहीं बोकारो की सोहनलाल आर्य कॉलेज की लापरवाही से छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। एक तरफ जहां इंटरमीडिएट परीक्षा की तारीख नजदीक आ गई है, वहीं कॉलेज की लापरवाही के 83 छात्रों को अब तक एडमिट कार्ड तक नहीं मिला है, जिसके कारण सभी छात्र एडमिट कार्ड के लिए दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। छात्रों ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर एडमिट कार्ड को जारी करने की मांग रखी। वहीं इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलैंड टोप्पो ने बताया कि जिला प्रशासन छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित है। जैक अध्यक्ष को इसकी जानकारी देकर समाधान किया जाएगा। कॉलेज कल्याणपुर 12वीं के स्टूडेंट हैं। क्या प्रॉब्लम हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि हम लोगों ने मतलब 12वीं का फॉर्म हम लोगों ने भरा, सब कुछ फॉर्मेलिटी हम लोग पूरा किए, बट कॉलेज की लापरवाही की वजह से हम लोग का एडमिट कार्ड नहीं आ पाया। कुल हम लोग 1600 स्टूडेंट हैं कॉलेज में। हाँ, निश्चित रूप से चूँकि इसमें मेन सफरर बच्चे ही आ रहे हैं, तो इसमें एक्चुअली जब डाउनलोड करना होता है तो महाविद्यालय ने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और जो उसका पैसा चालान के द्वारा जमा होता है उसको चेक नहीं किया और 83 बच्चों का छूट गया है। इस संदर्भ में एक ज्ञापन भी मुझे दिया गया था कार्यालय को में, और हम लोगों ने उससे जैक को अग्रसारित कर दिया है। वहीं झारखंड में पहली बार देवघर में काले गेहूं की खेती की जा रही है। देवघर कृषि विज्ञान केंद्र में इसका ट्रायल किया जा रहा है। आपको बताते चले कि काले गेहूं में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। शुगर के मरीज के लिए तो काले गेहूं के आटे की रोटी किसी रामबान से कम नहीं। साथ ही किसानों को भी इससे अच्छी आमदनी होती है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि अगर इस बार इसकी पैदावार अच्छी होती है तो इसका व्यापक पैमाने पर खेती किया जाएगा। काला गेहूं जो झारखंड में की जा रही है, यहाँ के लिए नई किस्म है
और यहाँ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अभी डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और जिनको रोटी खाना है तो काले गेहूं को खाते हैं तो डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वहीं रामगढ़ के बुजुर्ग जमीरा स्थित चाइना कब्रिस्तान में नई दिल्ली लाइसेंस अफेयर सेक्शन की ताइपी के निदेशक शाओ ई शुआन पहुंची। उनके साथ ताइवान के प्रतिनिधि डेविड भी थे। शाओ ताइवान के निवासी हैं। उन्होंने यहां कब्रिस्तान का अवलोकन किया, साथ ही कब्रिस्तान में दफन सैनिकों के कब्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कब्रिस्तान में मौजूद बौद्ध मंदिर में पूजा की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन की 667 चीनी सैनिकों को बुजुर्ग जमीरा स्थित कब्रिस्तान में दफनाया गया था। I'm coming here. I'm just to come to pay a visit and pay our respect to the former Chinese expeditionary force. They were fighting during the World War II, fight along with the Indian military force to against the Japan. इन लोग का पूर्वज अभी यहाँ है, जो बाहर में विदेश में बसा हुआ है। उन लोग डोनेशन देता है तो पैसा आता है दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, तो वहीं से इसका देख रेख होता है और इसका हेड ताइवान है। तो आज आया था 2 आदमी कलकत्ता से। और रामगढ़ में पतरातू के महुआ टोला गांव में सरहुल महोत्सव का आयोजन किया गया। सरहुल महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोग संथाली, नागपुरी, खोरठा गाने पर झूमते गाते नजर आए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।